हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बी.कॉम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई, उसमें इंटरव्यू मुफत्तलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। पाठक भूले ना होंगे कि मुफत्तलाल ने डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए आवेदन किया था। राज्य में शासकीय नौकरियों के लिए भर्ती दो स्थितियों में होती थी, तब जब पद खाली हो और उन्हें भरने के लिए उम्मीदवारों की ज़रूरत हो, और तब जब विशेष उम्मीदवार खाली हो और उन्हें भरने के लिए पदों की आवश्यकता हो। शासकीय सेवा संहिता के अनुच्छेद 2 की धारा 11 उपधारा 3 में विशेष उम्मीदवार की परिभाषा यह दी गई है: ऐसा पदेक्षु नागरिक जिसकी योग्यता अविशेष हो पर संबंध विशेष हो, अर्थात राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति का वह कृपापात्र हो जो स्वयं शासक हो या जिसका शासनकर्ताओं का प्रभाव हो। जब पदों को आदमियों की या आदमियों को पदों की आवश्यकता होती, तब सरकार आवश्यकता है शीर्षक के अंतर्गत आवेदन पत्र मंगाने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करती है। राज्य के अखबार केवल इस विज्ञप्ति के कारण ही खरीदे जाते थे। जिस अखबार में यह शीर्षक नहीं दिखता उसे कोई नहीं खरीदता। बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अखबार धोखा भी करते। एक अखबार ऊपर बड़े अक्षरों में छापता आवश्यकता है, और जब लोग इस शीर्षक से आकर्षित होकर अखबार खरीद लेते, तब यह नीचे लिखा हुआ मिलता: नदी को पर्वत की, वृक्ष को भूमि की, गाय को घास की, बच्चे को माँ की, नंगे को कपड़े की, अंधे को आँख की, कुत्ते को पट्टे की, बैल को सींग की, मालिक को नौकरी की, भगवान को भक्त की, गधे को चंदन की, बंदर को आभूषण की आवश्यकता किसे नहीं है, अर्थात सबको है। यह धांधली देखकर दूसरे अखबार ने चेतावनी छापी: नक्कालों से सावधान, हमारे पत्र की बिक्री देखकर कुछ पत्र आवश्यकता है शीर्षक देकर निरर्थक बातें छापकर भोली भाली जनता को धोखा देते हैं। इन विज्ञप्तियों में नौकरी के लिए आवेदन करने की सूचना नहीं रहती। हम जनता को चेतावनी देते हैं कि असली विज्ञप्ति देखकर और पूरा मजमून पढ़कर ही अखबार खरीदें। नक्कालों से सावधान। एक एक पद के लिए कई हजार आवेदन पत्र आते हैं। इन्हें छांटने में 2-3 साल लग जाते। इसके बाद उम्मीदवार की परीक्षा और इंटरव्यू होता। नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को हर 3 महीने में सूचित करना पड़ता था कि मैं अभी जीवित हूँ। जो सूचना नहीं देता उसे मरा मानकर उसका नाम काट दिया जाता। इससे चुनाव में सुविधा होती। 2 वर्ष बाद मुफत्तलाल को शासकीय सेवा विभाग के कार्यालय से सचिव के एक पत्र की नकल संचालक सेवा विभाग के मार्फत मिली। उस समय विभाग के सचिव श्रीमान अस्पष्ट जी थे। पत्र की नकल नीचे दी जा रही: कार्यालय शासकीय सेवा विभाग, प्रति श्री मुफत्तलाल BA, संदर्भ डिप्टी कलेक्टर के लिए आपका आवेदन पत्र। आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र यथासंभव इस कार्यालय में प्राप्त हो गया। शासकीय सेवा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार आप 1 माह के भीतर इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित यह सूचित करें कि आप किसके आदमी हैं तथा वे किस श्रेणी में है। सही हस्ताक्षर अस्पष्ट सचिव। मुफत्तलाल ने 1 सप्ताह के भीतर ही कार्यालय को सूचित कर दिया। उसके पत्र की नकल नीचे दी जा रही: सेवा में श्रीमान अस्पष्ट साहब, सचिव शासकीय सेवा विभाग। महाशय, मुझे सूचित करते गर्व होता है कि मैं कुंवर अस्तभान का आदमी हूँ। मैं उनके परिवार के सदस्य जैसा हूँ। उनके संबंध के प्रमाण हेतु मैं एक फोटो ग्रुप की नकल भेज रहा हूँ जिसमें मैं उनके साथ खड़ा हूँ। विनम्र मुफत्तलाल। स्पष्ट है कि हर उम्मीदवार को किसी बड़े आदमी होने की कोशिश करता था। इन बड़ों की 3 श्रेणियां होती थी: राज परिवार के सदस्य, मंत्री और उपमंत्री का श्रेणी में आते थे, विधानमंडल के सदस्य और विभागीय सचिव खास श्रेणी में होते थे, और इन्हें प्रभावित कर सकने वाले ग्राह श्रेणी में आते थे। यह श्रेणी विभाजन पद के अनुसार नहीं, प्रभाव के अनुसार ही होता था। मुख्य मात्र का निजी डॉक्टर ससम्मान आ श्रेणी में रखा जाता। उसके प्रभाव का कारण स्पष्ट है। कार्यालय में सूचनाएं आ जाने पर बड़े आदमी की श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों का वर्गीकरण हो जाता है। इसके बाद एक फॉर्म की उपादेयता स्पष्ट करने के लिए मुफत्तलाल से संबंधित जानकारी सामने के पृष्ठ पर दी जाती। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और चुनाव के लिए 5 अफसरों का एक आयोग बैठता था। आयोग के सदस्यों के पास फॉर्म खा पहले ही भेज दिया जाता और वे 2 प्रकार के प्रश्न तैयार कर लेते। जिसे लेना है उसके लिए एक प्रकार के प्रश्न और जिसे नहीं लेना उसके लिए दूसरे प्रकार के। शासकीय सेवा विभाग खा फॉर्म: नाम, योग्यता, उम्र, किसका आदमी है, श्रेणी, संबंध,
भेंट आदि का विवरण लेना या नहीं विशेष। नाम में आ गया मुफतलाल, योग्यता में बीए, उम्र 28 वर्ष हो गए, किसका आदमी, कुंवर अस्तभान का आदमी, श्रेणी कौन सी हो गई, का हो गई, संबंध क्या हो गया, मित्र हो गया, भेंट आदि कुछ नहीं, लेना है। जैसा कि फॉर्म खा से स्पष्ट होगा जो आदमी का आदमी नहीं होता था उसकी नियुक्ति की कोई संभावना नहीं होती थी। ऐसे को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। इनमें से जो असाधारण योग्यता वाला होता उसे न्याय के प्रदर्शन के हेतु इंटरव्यू के लिए बुला तो लिया जाता, पर वहां पर अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता था। इंटरव्यू का दिन निश्चित हो गया। मुफतलाल को कार्यालय से सूचना मिल गई। एक विशाल इमारत के एक सजे कमरे में आयोग बैठा है। बाहर बरामदे में सैकड़ों उम्मीदवार इकट्ठे हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ टहल रहे हैं और कुछ थककर बैठ गए। हर उम्मीदवार यथासंभव सच कर आया है। कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि वे सशरीर लॉन्ड्री से निकलकर अभी आ रहे हैं। कुछ ऐसे भड़कीले कपड़े पहने मानो नाटक कंपनी में काम करने के लिए आए हैं। कुछ बिल्कुल नया सूट पहने, कुछ पुराना पर धुला, कुछ मांगे के कपड़े तो अलग ही दिख रहे हैं। कुछ पेंट पहनकर भी कुछ धोती की चाल चलते हैं और कुछ पेंट के भीतर तो धोती का आभास होता है। उम्मीदवारों के हाथ में डिग्रियां और सिफारसी पत्रों के पुलिंदे हैं। कुछ उम्मीदवार फ्रेम में मड़ी डिग्रियां ही दीवार से निकाल लाए हैं। पसीना बह रहा उम्मीदवार बरामदे के छोर पर जाकर रुमाल निचोड़ आता और फिर पसीना पोंछने लगता। मुफतलाल बिल्कुल अस्वस्थ था। उसके सामने एक बड़ा तेज और रोबदार युवक पड़ा। वह बहुत सुंदर, सुसंस्कृत और प्रतिभावान लगता। मुफतलाल ने पूछा, आपके क्या क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं? उसने उत्तर दिया, एमए फर्स्ट क्लास, एलएलबी फर्स्ट क्लास। मुफतलाल जरा भी प्रभावित नहीं। उसने काम की बात पूछी, आप किसके आदमी हैं? इस प्रश्न से युवक चौंका। उसके चेहरे पर रोष का भाव आया। उसने कहा, मैं क्यों किसी का आदमी होने चला? यह तो पशुओं में होता है। हाँ, फला का बैल, अमुक का कुत्ता। मैं क्या जानवर हूँ? किसी मालिक का पट्टा गले में डाले फिरूं? मुफतलाल पर इस तीखी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे उस अभागे युवक पर दया आ गई। उस युवक ने पूछा, और आप किसके आदमी हैं? मुफतलाल ने गर्व से उत्तर दिया, कुंवर अस्तभान का। और आपकी योग्यता किसे कहते हैं? मुफतलाल ने तुनक कर जवाब दिया। युवक मुस्कुराया। मुफतलाल को पहली बार बुरा लगा। उसने लगा जैसे उसका फर्स्ट क्लास मेरे थर्ड क्लास के पीछे हंसी उड़ाता है। आवाज़ें कसता भाग रहा। उसने जहरीली आवाज़ में कहा, डिप्टी कलेक्टर मैं भी बनूंगा। तुम नहीं बन सकते। तुम भूखे मरने लगे और अपनी प्रतिभा को खा ना सको तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपने दफ्तर में क्लर्क बना लूँगा। युवक कुछ जवाब देना चाहता था कि इसी समय उसका नाम पुकारा गया। वह रुमाल मुंह पर फेरकर भीतर चला गया। भीतर 5 सयाने बैठे थे। वे उम्मीदवार के इंटरव्यू लेते, उनसे प्रश्न पूछते और योग्य उम्मीदवारों का चुनाव करते थे। एक सयाने ने उस युवक से पूछा। नाम सुनकर उन सब ने फॉर्म खा देखा जिसमें लिखा था किसी का आदमी नहीं। सयाने उससे प्रश्न पूछने लगे। एक ने पूछा, वेदांत की माया और सांख्य की प्रगति में क्या भेद है? उम्मीदवार ने दर्शन का इतना अध्ययन नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि डिप्टी कलेक्टर के लिए दार्शनिक की आवश्यकता है। फिर भी वह सोचकर उत्तर देने का प्रयास करने लगा। सयानों के मुखिया ने मुंह बनाकर कहा, कितनी देर लगाते हो? डल, वेरी डल। दूसरे सयान ने प्रश्न किया, कांट के विशुद्ध तर्क की क्या प्रवृत्ति प्रतिपादित की? उम्मीदवार फिर चकरा गया। उसने दर्शन नहीं पढ़ा था। वह मुंह देखने लगा। उससे पसीना आने लगा। सयाना बोला, इसे तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल डल है। मुखिया ने अंत में 2 सयानों से पूछा, आप लोगों को कुछ पूछना है? वे बोले, अब क्या पूछना, देख तो लिया, इंटरव्यू समाप्त हो गया। वह मुंह लटकाकर बाहर निकल आया। मुफतलाल उसे देखकर बकले की बोली बोला। मुफतलाल की पुकार हुई। वह सयानों के सामने जाकर खड़ा हो गया। नाम पूछकर सयानों ने फॉर्म देख लिया। लिखा था, कुंवर अस्तभान का आदमी। सयाने वात्सल से उसकी ओर देखने लगे। मुखिया ने बड़े प्रेम से कहा, खड़े क्यों हो? बैठो बेटा। मुफतलाल एक कुर्सी पर बैठ गया। प्रश्न पूछे जाने लगे। एक सयाने ने पूछा, कुमार साहब कैसे हैं? मुफतलाल ने जवाब दिया, अच्छे हैं। दूसरे ने पूछा, आज तुमने क्या खाया? मुफतलाल तपाक से बोला, रोटी चावल दाल सब्जी अचार। उसकी तत्परता से प्रभावित हुए मुखिया ने कैसे तपाक से जवाब देता, वेरी स्मार्ट। तीसरे सयाने ने पूछा, आजकल शहर में कौन सा फिल्म चल रहा है? मुफतलाल ने फौरन उत्तर दिया, 14वीं का चांद, जिसमें वहीदा रहमान, गुरुदत्त, जानी वाकर, हेलन वगैरह काम करते हैं। मुखिया ने कहा, वाह, बड़ा होशियार और स्मार्ट लड़का है। इंटरव्यू समाप्त हुआ। सयानों ने मुखिया से कहा,
बेटा, तुम्हारी योग्यता से हम सब प्रभावित हुए। तुम डिप्टी कलेक्टर के लिए चुन लिए गए हो। नियुक्ति के आदेश का इंतजार करो। चुनाव के बाद नियुक्ति में 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी और 10 साल भी। किसी किसी को तो रिटायर होने तक की उम्र में नियुक्ति पत्र मिलता है, पर तुम कुंवर साहब के आदमी हो, इसलिए तुम्हारी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मुफ्फतलाल ने सयानों को प्रणाम किया और बाहर आ गया। विवाह प्रस्ताव। राजा निर्बल सिंह पड़ोस के एक राज्य के अधिपति थे। उनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। वे कई वर्षों से रोग शैय्या पर पड़े थे और प्रतिदिन उनकी मृत्यु की आशा की जाती थी। राजा निर्बल सिंह की अनेक रानियां थीं और उसी अनुपात में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। 51 जीवित राजकुमारों को वे पिता कहलाते थे। ये राजकुमार भी अब वृद्ध हो गए थे और उन्हें निर्बल सिंह पर बड़ा क्रोध था। क्रोध का कारण यह था कि राजा निर्बल सिंह ने देह त्याग करने में इतना विलंब कर दिया कि राजकुमारों के राज करने की उम्र निकली जा रही थी। जब से वे बीमार पड़े, राजकुमार बड़ी आशा से उसकी सैया के पास बैठते रहते, पर दिन निकलते जाते और निर्बल सिंह के प्राण पर खेरू पिंजरा छोड़ने का उपक्रम नहीं करते थे। राजा की 25 रानियां थीं जो स्वयं बूढ़ी हो चली थी। अपने अपने बेटे के मस्तक पर तिलक करवाने का प्रयत्न कर रही थी। मृत्युशैया पर पड़े पड़े राजा निर्बल सिंह ने नागफनी के रूप और गुण की प्रशंसा सुनी। कराह कर उन्होंने करवट बदली और विलास मंत्री को पास बुलाया। राजा के भोग विलास का प्रबंध करने के लिए एक अलग विलास मंत्रालय था। विलास मंत्री अपना कान राजा के मुख तक ले गए। राजा ने लड़खड़ाती जबान में उसके कान में कहा, नागफनी से विवाह करूंगा। विलास मंत्री ने आज तक अपने राजा की इच्छा पूरी करने में देर नहीं की थी। वह तुरंत विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा राखड़ सिंह के दरबार में पहुंचा। उसने 2 थाल हीरे जवाहरात राखड़ सिंह के सामने रखकर कहा, महाराज, हमारे राजा ने आपके श्री चरणों में तुच्छ भेंट सादर समर्पित की है। राखड़ सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। राजा निर्बल सिंह अब दूसरे लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसी हालत में भी यह भेंट ईश्वर अर्पण न करके मुझे अर्पित की है, तो इसमें अवश्य उनका कोई महान प्रयोजन होना चाहिए। विलास मंत्री ने निवेदन किया, महाराज का अनुमान सत्य है। हमारे महाराज मृत्यु के पहले एक बार और विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने राजकुमारी नागफनी के रूप गुण की प्रशंसा सुनी और आपकी सेवा में मुझे संबंध निश्चित करने के लिए भेजा। यह सुनकर राजा राखड़ सिंह विचार में पड़ गए। विचार करने पर उन्हें कभी अभ्यास भी नहीं था, इसीलिए विचार की पीड़ा उनके मस्तिष्क पर स्पष्ट उभर आई। उन्होंने कहा, मंत्री, यह मेरा सौभाग्य कि राजा निर्बल सिंह जैसे यशस्वी राजा मेरे दामाद बनना चाहते हैं, पर वे तो मृत्युशैया पर हैं। संभव है तुम मेरी स्वीकृति लेकर वहाँ जब पहुँचे तब उनकी अर्थी बंधती हो। ऐसी स्थिति में वे विवाह क्यों करना चाहते हैं? विलास मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा इस लोक के सुख के लिए नहीं, उस लोक के सुख के लिए विवाह करना चाहते हैं। वे इतने ज्ञानी हैं, जानते हैं कि यदि उनकी अर्थी पर तरुणी पत्नी की चूड़ियां नहीं फूटी तो इस लोक में उन्हें सुख नहीं मिले, उस लोक में उन्हें सुख नहीं मिलेगा। राजा राखड़ सिंह ने कहा, मंत्री, उनका विचार नीति संगत है, परंतु मैं यदि अपनी लड़की देकर उनका परलोक सुधारने में सहायता करूंगा तो मेरे और मेरी लड़की के ही लोग का ध्यान भी तो उन्हें रखना चाहिए। विलास मंत्री अनुभवी था, वह इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने कहा, सो सब हमारे राजा साहब के ध्यान में है। इस विवाह में उनका एक उद्देश्य और है। उनके पुत्रों में राजगद्दी के लिए कठिन स्पर्धा है। वे नहीं तय कर पा रहे हैं कि वे किसे राजगद्दी दे। यदि राजकुमारी नागफनी से उनका विवाह हो गया तो वे यह कहकर समस्या को टाल देंगे कि मैंने वचन दिया है कि नवीन रानी का पुत्र राजगद्दी प्राप्त करेगा। यह तो निश्चित है ही कि नवीन पत्नी से पुत्र प्राप्त करने से पहले वे स्वर्ग सिधार जाएंगे। उनके बाद नागफनी देवी राज करेंगी। ऐसा तो होता आया है। महाराज शांतनु ने सत्यवती को यही वचन दिया था। जब राजा वृद्धावस्था में नया विवाह करता है तो उसके पुत्र समझ जाते हैं कि नई रानी के पुत्र ही रानी के पुत्र को राजगद्दी मिलेगी। राखड़ सिंह को प्रस्ताव पसंद आया, पर वे भविष्य में दूर तक विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, यह तो दूर की बात है, पास की बात कहो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि राजा निर्मल सिंह की सदगति के लिए मैं कितना बड़ा बलिदान कर रहा हूँ। विलास मंत्री ने पुनः नमन करके कहा, महाराज, उसका भी विचार किया है। आप ऐसा समझे कि आप पुत्र का विवाह कर रहे हैं, पुत्री का नहीं। हमारे महाराज बिस्तर से नहीं उठ सकते, इसलिए बारात लेकर आपको आना पड़ेगा। इससे आप एक नई परंपरा को जन्म देंगे और भविष्य में विवाह लोलुप वृद्ध आपको आशीर्वाद देंगे। आप नहीं जानते
वृद्धों को बारात लेकर जाने में कितनी तकलीफ होती है। यदि यह नई परंपरा आरंभ हो जाएगी तो अर्थी उठते उठते भी बूढ़ों का विवाह हो सकेगा। आप जब बारात लेकर जाएंगे तो दहेज वगैरह राजा की ओर से आपको मिलेगा और राजा साहब मुँह मांगा देंगे। राखड़ सिंह को इस व्यवस्था से संतोष हुआ, पर वे चतुर थे। उन्होंने कहा, मैं 4-5 दिनों में अपना निर्णय बताऊंगा। विलास मंत्री का हृदय बैठने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह तो वहाँ तो घड़ी घट रही है, ना जाने 4 दिनों में क्या हो जाए। राजा राखड़ सिंह हंसे, कहने लगे, तुम निश्चिंत रहो, वे अभी मरेंगे नहीं। 1 आध महीने उनका विवाह में मन अटका रह सकता। मैं निर्मल सिंह को जानता हूँ। तुम जाओ और मेरे संदेश की प्रतीक्षा करो। विलास मंत्री प्रणाम करके चला गया। इधर नागफनी को यह बात मालूम हुई तो वह रोने लगी। रोती रोती वह अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, आप मुझे कुएं में क्यों नहीं डाल देते? वही कर रहा हूँ। सावधानी में उनका मुंह से निकल गया। संभल कर कहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप के सामने मुंह खोलती है। पर मैं चुप भी कैसे रहूं? आप मेरा जीवन नष्ट करने पर तुले हैं। सुन, लड़की का जीवन अपना नहीं होता। विवाह के पहले बाप के अधिकार में होता है और विवाह के बाद पति के। वे उसे नष्ट कर सकते हैं और मैं तो तेरे भले की ही सोच रहा हूँ। इससे मेरा क्या भला? वे इतने वृद्ध हैं। पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता। निर्बल सिंह अभी कुछ 100 साल के हुए ही हैं। और फिर तेरे सामने महान परंपरा है। पति जैसा हो पत्नी को भी वैसे होना चाहिए। धतराष्ट्र अंधे थे तो गंधारी जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधी रही। नागफनी के कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर राखड़ सिंह तुरंत बोल उठे, बेटी, तेरा भाग्य खुल रहा है। निर्बल सिंह की यह अंतिम शादी होगी और अस्तभान की पहली। निर्बल सिंह की यहाँ सबसे ऊंची प्रतिष्ठा तेरी होगी। पर अस्तभान तो अभी और विवाह करेगा और तेरी प्रतिष्ठा घटती जाएगी। इसलिए अस्तभान का ख्याल छोड़कर निर्मल सिंह से शादी कर ले। नागफनी ने पुनः विरोध किया। तब राखड़ सिंह ने क्रोध से कहा, अब मैं तेरी कोई नई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे मारकर तेरी लाश से शादी कर दूंगा। जा, दूर हो जा मेरे सामने से। नागफनी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद करेला मुखी आई। नागफनी ने उसे सब बातें बताई और कहा, 4थे दिन मेरी शादी हो जाएगी और 5वें दिन में विधवा हो जाऊंगी। दोनों सखियां बड़ी देर तक गले लगकर रोती रही। करेला मुखी ने आंसू पोंछे। सहसा उसके मुख पर दृढ़ता आ गई। उसमें अद्भुत तेज का उदय हुआ और उसने कहा, राजकुमारी, तुम घबराओ मत। यह अन्याय मेरे प्राण रहते नहीं हो सकेगा। तुम्हारा प्रेमी भी क्षत्रिय, कितना भी पतला हो, पर है तो उसकी नसों में भी उन्हीं प्राचीन वीरों का रक्त। तुम तो वीरों का इतिहास जानते हो। जब किसी राजकुल की कन्या पर ऐसा संकट आया, उसने प्रेमी को अंतिम संदेश भेजा और प्रेमी आकर उससे मिला है। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान इसी प्रकार से ले गए। तुम कुंवर अस्तभान को अंतिम संदेश भेजो। नागफनी ने पूछा, संदेश कौन लेकर जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, करेला मुखी ने कहा। दोनों ने मिलकर संदेशे का मसौदा बनाया और दोपहर को जब पहरेदार अफीम खाकर ऊँघ रहे थे तो करेला मुखी महल से बाहर निकलकर उसने एक मोटर किराए पर ली और शाम होते होते अस्तभान के महल पहुंच गई। अस्तभान और मुफतलाल ने उसे देखा तो अचरज में आ गए। उन्हें आशंका ने घेर लिया, कुछ अनर्थ हो गया। करेला मुखी ने जाते ही कहा, मेरे पास बहुत समय नहीं है, राजकुमारी का संदेश देने आई हूँ। उन्होंने कहलवाया, आज से 4थे दिन मेरा विवाह राजा निर्मल सिंह से कर दिया जाएगा। अगर आपकी भुजाओं में बल है तो मुझे यहाँ से निकाल ले जाए। अस्तबन सन्नाटे में आ गया। उससे पहले तो कुछ बोलते ही नहीं बना, फिर घबराता हुआ बोला, तुम बैठो, मुझे विस्तार से सब बातें बताओ। करेला मुखी ने कहा, इसमें विस्तार कुछ नहीं है। इतनी सी बात है, आपकी भुजाओं में बल हो तो अपनी चहेती को प्राप्त करे। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर दोनों मित्र चुप बैठे रहे। फिर अस्तभान ने कहा, मित्र, क्या संदेशा उसका? यदि तुम्हारी भुजाओं में बल हो तो उससे आस्तीन चढ़ाकर अपनी भुजाएं देखी और कहा, मित्र, जरा देखो तो मेरी भुजाओं में बल है। मुफतलाल ने भुजाएं टटोल कर कहा, नहीं। तो फिर अस्तभान ने आंखें फाड़ कर कहा। मुफतलाल ने कहा, अपनी इन भुजाओं के बल पर अपील करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रेमिकाएं बड़ी विचित्र होती, ये पहले नहीं बताती कि आगे बाहुबल का काम पड़ेगा। जब प्रेमी इनके विरह में टिटहरी हो जाता है तब खबर भेजती हैं कि भुजाओं में बल हो तो मुझे ले जाओ। सारा बल छीनकर बल की दुहाई देती हैं। अस्तभान ने आस्तीन से अपनी दुर्बल बाहों को ढकते हुए कहा, तो क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? मुफतलाल ने कहा, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। नागफनी देवी के संदेशे का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वयं तलवार हाथ में लेकर पहुंच जावे। आप चाहें तो फौज भेजकर उन्हें छुड़ा सकते हैं। अस्तभान ने कहा, ऐसा करने से तो युद्ध हो जाएगा। मुफतलाल
ने कहा, हो जाने दीजिए, इसकी चिंता आपके पूर्वजों ने कभी नहीं की। पुराण और इतिहास पढ़िए, जब किसी राजा का मन किसी लड़की पर आ गया तब उसने राज्य को युद्ध में झोंकने में आनाकानी नहीं की। लाखों सैनिक सिर कटवाने पहुंच जाते थे कि उनके राजा का जी उस लड़की पर आ गया। बात मजाक की तरह कही गई थी, पर अस्तवान समझ गया कि मेरा मित्र समझता है कि मैं युद्ध से डरता हूँ। उसने कहा, मित्र, मैं कायर नहीं हूँ, मैं युद्ध से नहीं डरता। हमारे कुल में कभी भी किसी बात पर युद्ध छेड़ देने की परंपरा है। युद्ध बहुत उपयोगी चीज़ है अगर उसकी चतुराई से उपयोग किया जाए। लोग युद्ध को विध्वंसक चीज़ मानते हैं, वे उसके रचनात्मक पहलू को नहीं देखते। तुम्हें मालूम है 4 साल पहले हमारा युद्ध पड़ोस के राज्य से क्यों हुआ था? बात यह हुई थी कि उस साल हमारे यहाँ के जूता व्यापारियों ने बहुत जूता बना डाले। इतनी ज़रूरत तो राज्य में थी नहीं। लाखों जोड़ी जूते पड़े सड़ने लगे। व्यापारियों का दिवाला निकलने की नौबत आ गई। वे पिताजी के पास आए और प्रार्थना की कि हमारे जूतों की बिक्री का प्रबंध कीजिए। पिताजी ने पड़ोसी राज्य से कहा कि हमारे जूते खरीदो। उसने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार जूते यहीं बनवा लेते हैं। यह सुनकर पिताजी ने युद्ध छेड़ दिया। घमासान युद्ध हुआ। हजारों आदमी मारे गए, सैकड़ों गांव तबाह हो गए। आखिर उस राज्य ने संधि प्रस्ताव किया। पिताजी ने संधि में शर्त रखी कि तुम्हारे राज्य में जूता बनना बंद हो जाएगा और तुम्हारी प्रजा को हमारे व्यापारियों के बनाए जूते पहनने पड़ेंगे। अब हमारे व्यापारी मनमाने दाम पर उस राज्य में जूते बेचते हैं और मालामाल हो रहे हैं। मुफतलाल बहुत चकित हुआ। उसने कहा, अच्छा, व्यापारियों के जूते बिकवाने के लिए युद्ध किया गया था, लेकिन प्रजा को तो बताया गया था कि उस राज्य में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और हम मनुष्य की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। अस्तवान ने कहा, यह राजकीय रहस्य है जो किसी को बताया नहीं जाता। यदि लोग जान जाते कि यह युद्ध अपने व्यापारियों को जूते बिकवाने के लिए है तो वे धार्मिक जोश के साथ लड़ने क्यों जाते? युद्ध सफलता से तभी लड़ा जा सकता जब उसका सही कारण जनता को मालूम ना हो। मुफतलाल बोला, कुमार, यह तो बड़ी विचित्र बात है। आपका मतलब है कि जनता को अकारण ही लड़वाया जा सकता? अस्तभान ने समझाया, हाँ, बस शर्त है कि भ्रम पैदा किया जा सके। लेकिन तुम शायद युद्ध को बुरा समझते हो। मुफतलाल ने कहा, हाँ, युद्ध बुरा तो होता ही है। अस्तबहान सा कहने लगा, ऐसा नहीं, युद्ध कभी कभी आवश्यक भी होता है, उससे बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। एक बार हमारे राज्य में भयंकर गरीबी फैली। लाखों आदमी भूखे और नंगे रहने लगे। वे उधम मचाते और राजमहल के सामने इकट्ठे होकर पिताजी से रोटी और कपड़ा मांगते। पिताजी को लगा कि वे सरकार को पलट देंगे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक दिन बड़ी जोशीली अपील जारी की जिसमें कहा कि राजा निर्बल सिंह ने हमारी 3 वर्ग फीट जमीन अपने राज्य में मिला ली है। इस भूमि के निवासी जो हमारे भाई हैं, हमारा धर्म मानते हैं, हमसे अलग हो गए हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी भूमि का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। वीरों, उठो, मातृभूमि के सम्मान के लिए खून बहा दो और उस दिन 3 वर्ग फुट भूमि बसने वाले भाइयों को अपने में मिला लो। बस लोग भूख प्यास भूल कर लड़ने चल दिए। अन्न और कपड़े की समस्या अपने आप हल हो गई। अभी भी जब प्रजा असंतोष प्रकट करती तब पिताजी उससे उस 3 वर्ग फीट जमीन की याद दिला देते। मुफतलाल यद्यपि बचपन से अस्तबहान का साथी था तो भी उसे यह रहस्य मालूम नहीं था। जिन युद्धों का उल्लेख अस्तबहान ने किया उनमें उसने भी जोश अनुभव किया था और लोगों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब उसे अपने कार्य पर लज्जा आने लगी। मुफतलाल को परेशान देखकर अस्तबहान ने कहा, मित्र, तुम आश्चर्य में पड़ गए। राज्य कार्य में ये सब हथकंडे राज्य सामान्य नीति के अंतर्गत आते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2 राज्यों में युद्ध कैसे कराया जाता है और उससे कैसा फ़ायदा उठाया जाता है। एक बार हमारे राज्य में हथियार बहुत बने। हमने राजा राखड़ सिंह को 10,000 तलवारें दी। ज्यों ही निर्बल सिंह को मालूम हो गए, चिंता में पड़ गए। उसने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य के पास अधिक अस्त्र हो गए हैं, जिससे शक्ति संतुलन बिगड़ गए। हमसे राखड़ सिंह के राज्य से खतरा पैदा हो गया। हमने 10,000 तलवारें उसे दे दी। यह देख राखड़ सिंह ने हमसे 10,000 भाले खरीदे। निर्बल सिंह को मालूम हुआ तो उसने भी 10,000 भाले खरीद लिए। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप होने लगे। दोनों एक दूसरे को कहते कि तुम युद्ध सामग्री बढ़ा रहे हो और हम पर हमला करने वाले हो। दोनों ओर से युद्ध की धमकी दी जाने लगी। हम मनमानी कीमत पर दोनों को हथियार बेचने लगे। पिताजी चाहते थे कि दोनों में युद्ध हो जाए, पर एक दिन सुना कि दोनों ने संधि कर ली। यह सुनकर पिताजी को हृदय को बड़ा आघात लगा। 2-3 दिन तो वे किसी से बोले नहीं। अब हमारे हथियार कौन खरीदेगा? चौथे दिन उन्होंने हमारी सेना से 100 सैनिक निर्बल सिंह के सैनिकों के रूप में राखड़ सिंह
के राज्य में भेज दिए। उन्होंने सीमा पर लड़ाई शुरू कर दी। परिणाम जो चाहा था वही हुआ। दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और हमारे सब हथियार बिक गए। मुफ्फतलाल का सिर चकराने लगा। उसने कहा, कुमार, मुझे इन रहस्यों से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं जो तो चाहता हूँ कि आपका विवाह देवी नागफनी से हो जाए तो मैं अपनी नौकरी पर जाऊं। पर निर्बल सिंह के बीच में आ जाने से परिस्थिति बिगड़ गई। अस्तमान, जो आपने कुल की युद्ध परंपरा में वर्णन में खो गया था, अब फिर चिंता में पड़ गया। बोला, मित्र, तू ही कुछ कर। मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही है। किसी तरह नागफनी को यहाँ लाना होगा। मुफ्फतलाल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, कुमार, नगर के पास एक आश्रम में बड़े पहुँचे हुए महात्मा जोगी प्रपंचगिरी रहते हैं। वे बड़े चमत्कार करते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। वे देवी नागफनी को प्राप्त करने की तरकीब बताएंगे। अस्तमान के चेहरे पर आशा चमक उठी। बोला, मित्र, तू एकदम जा, देर मत कर। मेरी सांस अटकी हुई है। मुफ्फतलाल लुटकर चला गया। इधर अस्तमान ने अपनी भुजाओं को फिर खोलकर देखा और अर्धमूर्छित हो बिस्तर पर लेट गया। बड़बड़ाता जाता था, अगर आपकी भुजाओं में बल हो तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।